let's start with biomolecules. Okay, so there are five types of biomolecules that are present in our biological system. Okay, so the first one is carbohydrate, then fatty acids and lipids, and amino acids के पॉलीमर से ही बनता है आपका पॉली प्रोटीन प्रोटीन स्ट्रक्चर. ओके, और देन आपका न्यूक्लिक एसिड. these are the five macromolecules which we are going to study under the topic biomolecules. Okay, so in biochemistry, biomolecules first carbohydrates, then fatty acids. These fatty acids forms lipid molecule. Okay, so lipid molecules. So first is your carbohydrate, second biomolecules is lipid, and third is amino acids, and these amino acids form protein. Next one is your nucleic acids. Okay, so these four are biomolecules which we are going to study. तो ये चार बायोमोलिक्यूल्स हैं आपके जो कि हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, ये कार्बन के हाइड्रेटेड फॉर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, अब हम लोग स्पेसिफिकली एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं और देखते हैं इन बायोमोलिक्यूल्स को. इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट द सेल एंड इट्स ऑर्गेनल. तो हम लोगों ने सेल और सेल ऑर्गेनल्स देख लिए. ईच ऑर्गेनल हैड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स एंड देयरफॉर परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन. तो हर ऑर्गेनल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि हम लोग देख चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन. हमने क्या देखा था? सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड्स की. लिपिड बाइलेयर होती है, होप आप लोगों को याद होगा. लिपिड्स की बनी होती है एंड प्रोटीन. lipids and proteins. Cell wall is made up of carbohydrate. तो सेल वॉल किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का. सेल वॉल आपका किसका बना है? कार्बोहाइड्रेट्स का. कार्बोहाइड्रेट्स का. कार्बोहाइड्रेट्स का. क्रोमोसोम्स आर प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए. तो क्रोमोसोम्स किसके बने हैं? प्रोटीन एंड डीएनए के. ओके, सो क्रोमोसोम क्रोमोसोम्स किसके बने हैं? प्रोटीन एंड डीएनए. ओके, एंड राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए. तो राइबोसोम्स किसके बने हैं? प्रोटीन्स के और आरएनए के. ओके, हम लोगों ने देखा था राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए. Ribonucleic acids. These ingredients of cellular organelles are also called macromolecules or biomolecules. इन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं या फिर बायोमोलिक्यूल कह रहे हैं, जिनसे आपके ये सेल ऑर्गेनल्स बने हैं. जैसे कि आपका क्या हुआ? लिपिड हुआ. एक सेकेंड, आपका क्या हुआ? लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स. These specific molecules are called biomolecules.
मॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, अब हम लोग इसे बहुत ही माइन्यूट डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, ओके, कि ये कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं, लिपिड्स किसके बने होते हैं, जैसे हम लोग का सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। दीज आर फोर मेजर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो फोर मेजर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हुए? सारे लिविंग सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम्स किसके बने होते हैं? इन्हीं फोर मेजर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, जिन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, ओके। Apart from being structural entities of cell, these biomolecules play an important function in a cellular process. In this chapter, we will study the structure. तो इस चैप्टर का मेन फोकस क्या होने वाला है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, ओके। अब हम लोग इसमें, अब तक हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखा। अब हम लोग सेल ऑर्गेनल्स किसके बने हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? अब तक हम लोगों ने पहले देखा सेल ऑर्गेनल्स। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स किस बायोमोलिक्यूल्स के बने हैं, बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल्स के स्पेसिफिक प्राइमरी यूनिट्स क्या है और इनका मेटाबॉलिज्म कि ये खुद कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में आप इनका पहला कैटाबॉलिज्म देखेंगे और फिर इसका एनाबॉलिज्म देखेंगे। तो एनाबॉलिज्म आपका होता है सिंथेसिस of these particular biomolecules, and catabolism is the degradation or utilization of these biomolecules, okay, degradation और यूटिलाइजेशन ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल। तो हम लोग देखने वाले हैं कि कैटाबॉलिज्म कैसे इनका डिग्रेडेशन होगा और इनसे किसी भी तरह की जो एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी जनरेट हो रही है, उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा और इन बायोमोलिक्यूल से किस तरह से इन सेल ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। और एनाबॉलिज्म में हम लोग देखेंगे इन बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस की, किस तरह से इन बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है सेल्स में, ओके। तो हर एक सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, उसी तरह हर एक डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। तो सारे सेल्स, ऑर्गेनल्स और बायोमोलिक्यूल्स अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए आपकी जो सेल है एक तरह की फैक्ट्री की तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपना, जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और ये टुगेदर एक साथ अपना साइमल्टेनियसली वर्क फंक्शन करके एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का फॉर्मेशन कर रही है। होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है और ये एक बहुत अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है जो कि नेचर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में। कार्बोहाइड्रेट्स में आप देख सकते हैं आपके फूड वैरायटी में मैक्सिमम चीजें क्या है, कार्ब कंटेनिंग, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। तभी आप लोग कार्ब माइनस कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं तो उतना ही कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। एक ही लाइफ है, अच्छे से खाइए, पीजिए, मजे कीजिए, ओके। एंड फाउंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल लाइफ फॉर्म्स, और ये सारे लाइफ फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वाइडली, ओके। केमिकली दे आर अल्डिहाइड एंड कीटोन डेरिवेटिव्स। तो ये किसके मेनली बने होते हैं? अल्डिहाइड और कीटोन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, डेरिवेटिव्स ऑफ द पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये सारी चीजें हम लोग एक शॉर्ट नोट्स में बनाएंगे, तब देखेंगे, ओके। मेजर रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू फंक्शन एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट किस तरह का फंक्शन कर रहा है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड
ये कार्बोहाइड्रेट हमारा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. दीज मॉलिक्यूल्स आल्सो सर्व एज एनर्जी स्टोर्स. तो सबसे पहले जब भी आपका एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात होती है तो सबसे पहले आपको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है. ओके. मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं एंड वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वॉल. तो बैक्टीरिया और प्लांट सेल वॉल में एक मेजर कंपोनेंट होते हैं. ओके. एंड ऑल्सो देयर आर part of DNA and RNA which we will study later in this chapter. The cell wall of bacteria and plants are made up of polymers of carbohydrate. Carbohydrate also act as informational material, okay, and link to surface of the protein and lipids to act in a cell interaction. तो किस में इन्वॉल्व है? सेल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है एंड इन द इंटरेक्शन बिटवीन cells with other element in cellular environment where they play role. Okay, so fine. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के टू फॉर्म्स होते हैं. एक होता है जिनके पास एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे अल्डिहाइड्स एज अ फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा होता है आपकी कीटोन्स एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. ओके. तो एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम लोग एल्डोज कहते हैं, और अगर कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसे कीटोज कहते हैं. ओके. अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO. होप ये चीज आपको पता होगी कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये है. आप यहाँ पे आपके R यानी कार्बन के कंपोनेंट्स होंगे. ओके. और ये होता है आपका CH डबल बॉन्ड O. ये आपका क्या है? आपका ये है अल्डिहाइड ग्रुप. ओके. सॉरी, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गया. तो ये है आपके अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और ये है आपके कीटोन फंक्शनल ग्रुप. ओके. अब कार्बोहाइड्रेट हम लोग कहाँ कहाँ फाउंड होता है? ये जो कार्ब है वो प्लांट एंड बैक्टीरिया में स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है. स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ओके. और किस तरह ये इन्वॉल्व होता है? इनकी सेल वॉल फॉर्मेशन में. मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल का. एनिमल सेल्स में क्या कर रहे हैं? ये एनिमल सेल्स या फिर प्लांट सेल में भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था? ये प्रोटीन की पैचेस प्रेजेंट है. ओके. और यहीं पे आपका लिपिड से एक एंकर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है. एंकर्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साइड होता है, ECM के साइड, कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. these carbohydrate provide cell to cell interaction. ठीक है. सेल से सेल का इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है और इंटरनल स्ट्रक्चर में भी आपका सेल टू अदर सेल ऑर्गेनल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होता है. ओके. सेल टू अदर सेल ऑर्गेनल्स इंटरेक्शन. ओके. यहाँ से हम लोगों ने देख लिया इंटरेक्शन. फिर हम लोग जब न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एज ए जेनेटिक मटेरियल भी काम कर रहा है क्योंकि बिना इसके जेनेटिक मटेरियल आपका नहीं बन सकता है, जो कि आपका डीएनए और आरएनए है. ठीक है. तो डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स. ओके. सो दिस इज न्यूक्लिक एसिड एंड जो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज है, यहाँ पे आपका ये राइबोज का एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, एक तरह का पेंटोज होता है जो कि प्रेजेंट होता है आपका, और इसके
यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके, होल्ड ऑन। सो ये आपका एक राइबोज है जो कि एक तरह का पेंटोज कार्बोहाइड्रेट है। इसके जो 3' होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो 3' होता है आपका और यहाँ 2' है, तो इसके 2' पर आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता है, इसलिए हम लोग डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। ओके, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है और यहाँ पे सिर्फ H प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ H प्रेजेंट होगा, यहाँ OH प्रेजेंट होगा और इसे हम लोग डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। और ये एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और राइबोन्यूक्लिक एसिड्स में यहीं पे आपका क्या OH प्रेजेंट होगा और इसे हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ओके, तो ये राइबोज आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो देख सकते हैं कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन में भी हेल्पफुल हो रहा है। ओके, तो होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरह से ये इंफॉर्मेशनल मटेरियल की भी तरह काम कर रहा है, डीएनए आरएनए में के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इसके बिना इसका डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है और ये प्राइमरी सोर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? प्राइमरी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, और सबसे पहले कभी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले यूटिलाइज होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से आपका एटीपी का फॉर्मेशन होगा और आपका एनर्जी डिमांड फुलफिल होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म सेल की एनर्जी डिमांड को फुलफिल करता है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को देख लिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हर एक फील्ड में कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक स्ट्रक्चर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और ये एक मोस्ट अबैंडेंट बायोमोलिक्यूल है प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, तो बहुत मेजर रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, हर जगह अगर आपका सेल वॉल है तो वहां भी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी सोर्स है, डीएनए आरएनए में इसकी यूजफुल, इसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में यूजफुल होता है और आपका उप्स डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में होता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एल्डोसिस एंड कीटोसिस, और ये दो फॉर्म में डिफरेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे आपका डिवीजन हुआ। अब नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे ये 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका पॉलीसेकेराइड्स, दूसरा होता है आप लोगों का ओलिगोसेकेराइड्स। ओके, ओलिगोसेकेराइड्स, और फिर तीसरा आपको होता है मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स की डिफरेंट यूनिट से, इसी मोनोसेकेराइड की यूनिट से आपका कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर्स फॉर्मेशन होते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड्स कह रहे हैं। ओके, मोनोसेकेराइड्स एक सिंगल यूनिट होती है, शुगर की सिंगल यूनिट प्रेजेंट हो तो उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। होप आज के लिए यहाँ तक आप लोगों के लिए बेसिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो होप यहाँ तक आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक बड़ा है, कल हम लोग पूरा क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत बड़ा है, उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर ये 2 टॉपिक्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होप 2 टॉपिक्स में ये कंप्लीट होने वाला है। होप आज का ये बेसिक सेशन आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल #biotechnic। थैंक यू।